नमस्कार, स्वागत है आप सभी प्यारे मित्रों का स्टडी वेब्स के ऑफिशियल प्लेटफॉर्म पर। कैसे हैं आप सभी लोग? आशा करते हैं आप सभी लोग स्वस्थ होंगे और अपनी तैयारी बढ़िया तरीके से कंटिन्यू कर रहे होंगे। दोस्तों, आज के सेशन में हम बातचीत करेंगे बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक, और टॉपिक का नाम है मूल कर्तव्य, फंडामेंटल ड्यूटी। देखिए, मूल कर्तव्य के बारे में आपको बताने से पहले आप लोगों ने, अगर मैं थोड़ी सी बातचीत करूं, इससे पहले के सेशन में अगर हम पॉलिटी वाले सेगमेंट में जाएं, तो पॉलिटी वाले सेगमेंट में आपने कुछ चीजें पढ़ ली हैं। जैसे हमने पार्ट 1 की बातचीत करी। पार्ट 1 क्या बातचीत करता है? तो पार्ट 1 में हम लोगों ने देखा भाई संघ और राज्य क्षेत्र के बारे में। पार्ट 2 मतलब भाग 2 हमने पढ़ा, यानी कि इसमें अगर हमने बातचीत करें तो भाग 2 में क्या पढ़ा? तो हमने बताया कि भाई नागरिकता के संबंध में हम लोगों ने बातचीत करी। पार्ट 3 के बारे में बातचीत करें तो हम लोगों ने डिटेल में फंडामेंटल राइट पार्ट 3 में पढ़े। और पार्ट 4 की बातचीत करें, भाग 4 के बारे में बातचीत करें, तो हम लोगों ने डिस्कस किया डीपीएसपी यानी कि डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी। याद आया सबको? याद आया सबको? ये हम लोग पढ़ चुके हैं। आज हम बातचीत करने चल रहे हैं फंडामेंटल ड्यूटी के बारे में। थोड़ा सा बैकग्राउंड अगर आप सुनेंगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा। देखिए, अगर यहीं पर हम बातचीत करें पार्ट 3 के बारे में, ये जो पार्ट 3 है फंडामेंटल राइट जो बताते हैं, ये हमारे और आपके अधिकार हैं। ये हमारे और आपके अधिकार हैं जिनको कर्व नहीं करा जा सकता, जिनको क्या कर सकते, जिनको स्टेट के द्वारा, राज्य के द्वारा कर्टेल नहीं करा जाएगा। बिल्कुल भी इनको कर्टेल नहीं करा जाएगा, काटा नहीं जाएगा। हालांकि आप सबको पता है कि कोई भी फंडामेंटल राइट अपने आप में एब्सोल्यूट नहीं है, निरपेक्ष नहीं है। उनके ऊपर युक्त युक्त प्रकार के निर्बंधन लगाए जा सकते हैं। और आप लोगों ने सबने पढ़ा, समता का अधिकार पढ़ा, स्वतंत्रता का अधिकार पढ़ा, ठीक। इसके बाद शोषण के विरुद्ध अधिकार पढ़ा, फिर इसके बाद आपने धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार पढ़ा, फिर अगर हम अल्पसंख्यकों के अधिकार की बातचीत करें और संवैधानिक उपचारों के अधिकार की बातचीत करें, हमने पढ़ा। फिर हमने डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, राज्य के नीति निर्देशक तत्वों के बारे में पढ़ा। और राज्य के नीति निर्देशक तत्वों के बारे में जब हम आपसे बातचीत करते हैं तो हमने पढ़ा कि भाई राज्य को दिए गए निर्देश हैं। यहां पर ध्यान, ये आपके अधिकार थे। पार्ट 3 फंडामेंटल राइट, ये राज्य को दिए गए निर्देश हैं कि जब भी राज्य के पास संसाधन हो जाए तो अपने नागरिकों के बीच में ये चीजें उपलब्ध कराएं। एग्जाम्पल की बातचीत करें, निःशुल्क विद्युत और कानूनी सहायता की बातचीत करेंगे। जैसे हम आपसे बातचीत करें पर्यावरण का संरक्षण, दुधारू पशुओं के वध का निषेध करने की बातचीत करी गई, समान काल के लिए समान वेतन की बातचीत करी गई। इसके साथ साथ यूनिफॉर्म सिविल कोड की बातचीत करी गई। इसके साथ साथ अगर हम आपसे बातचीत करें ग्राम पंचायतों के संगठन की बात करी गई, फलाने आदि। इसी तरीके से जब हम आपसे बातचीत करते हैं पार्ट 4 की, जो फंडामेंटल ड्यूटी के संबंध में होते हैं, मतलब जो आपके मूल कर्तव्य के संबंध में होते हैं। बेसिकली अगर हम आपसे बातचीत करें तो फंडामेंटल जो ड्यूटी है वो भारत के संविधान के पार्ट 4A में, मतलब भाग 4 का में दिए गए। स्टार्टिंग में 10 फंडामेंटल राइट थे, सॉरी फंडामेंटल ड्यूटी थे, 10 मूल कर्तव्य थे। लेकिन फिर एक 86वां संविधान संशोधन हुआ, 86th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट 2002, और एक और फंडामेंटल ड्यूटी जोड़ दिया गया जिसका नाम था बेसिकली अभिभावकों को यह कर्तव्य होगा कि वह अपने 6 से 14 वर्ष के जो बालक होंगे, बच्चे होंगे, उनको क्या करेगा, शिक्षा की व्यवस्था करेगा, उनको क्या करेगा, शिक्षा का एक प्रकार से व्यवस्था करके देगा। तो आज के समय में हमारे संविधान में 11 क्या है, 11 फंडामेंटल ड्यूटी है, मूल कर्तव्य। लेकिन अगर जब बातचीत करें मूल कॉन्स्टिट्यूशन में क्या यह थे, तो हम आपसे सिंपल सी बात करेंगे, मूल कॉन्स्टिट्यूशन में फंडामेंटल ड्यूटी के बारे में कोई एक्सप्लेनेशन नहीं मिलता। बाद में एक समिति बनती है जिसका नाम था सरदार स्वर्ण सिंह समिति, और सरदार स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिशों के बिहाफ पर हमारे यहाँ पर 42nd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट या 42वां संविधान संशोधन अधिनियम पारित करा गया 1976 में। और इस संविधान संशोधन अधिनियम के माध्यम से, ये कब है, 1976 में, इस संविधान संशोधन अधिनियम के माध्यम से, 42वां संविधान संशोधन अधिनियम के माध्यम से क्या किया गया, पूरा का पूरा हमारे एक कॉन्स्टिट्यूशन में मेजर चेंजमेंट लाए गए, कुछ चीजें जोड़ी गई, कुछ चीजें हटाई गई, और इसको हम मिनी कॉन्स्टिट्यूशन के रूप में भी ट्रीट करते हैं। और इसी में सरदार स्वर्ण सिंह समिति की सलाह के आधार पर 10 मूल कर्तव्य ऐड करे गए। कहां पर ऐड किए गए, तो इनको ऐड किया गया आर्टिकल 51A में। आर्टिकल 51 तक तो हमारा आपने देखा कि आर्टिकल 35 से 51 तक क्या है, डीपीएसपी,
डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी। और उसके बाद बातचीत करें तो आर्टिकल 51A में क्या किया गया, स्वतंत्र आर्टिकल है, इसमें फंडामेंटल ड्यूटी। तो पहले कितनी थी, पहले 10 थी, बाद में 2002 में एक संविधान संशोधन 86वां लाया गया और एक और ऐड कर दी गई, तो टोटल कितना हो गया, वर्तमान समय में 11 फंडामेंटल ड्यूटी है। ये नागरिकों के कर्तव्य है कि नागरिकों को क्या क्या करना चाहिए। एक चीज और समझिएगा, नागरिकों के कर्तव्य है, लेकिन क्या इनको करने के लिए किसी को बाध्य किया जा सकता है? जी नहीं, मतलब नॉन इनफोर्सेबल हैं। जिस तरीके से आपने डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी में देखा, इनको लागू नहीं किया जा सकता है कि नहीं जबरन, लेकिन ये नागरिकों से अपेक्षा करी जाती है कि वह क्या करेंगे, मूल कर्तव्यों का पालन करेंगे, मूल कर्तव्यों को मानेंगे। तो मूल कर्तव्य की बातचीत करें तो मूल कर्तव्यों को भारत ने कहां से लिया, मूल कर्तव्यों को भारत ने यूएसएसआर, सोवियत संघ से लिया है। कहां से, सोवियत संघ से लिया है। लेकिन थोड़ी सी बातचीत समझिएगा, यूएसएसआर ने कहां से लिया है, तो यूएसएसआर ने इनको जापान से लिया। मतलब फंडामेंटल ड्यूटी का जो मेन ओरिजिन है वो क्या है, जापान है, जापान है, ठीक है। और जापान से किसने लिए, सोवियत संघ ने। और भारत ने कहां से लिए, तो जब डायरेक्ट क्वेश्चन बनेगा तो भारत ने कहां से लिए, तो हम कहेंगे भारत ने यूएसएसआर या सोवियत संघ से लिए। क्लियर। तो ये नागरिकों के कुछ कर्तव्य हैं कि उनको देश के प्रति कुछ करना चाहिए। तो चलिए हम थोड़े से सेशन को स्टार्ट करते हैं, आपका बैकग्राउंड हो गया और हम बातचीत करते हैं। आपको पता है, मैंने बताया कि भाग 4A में क्या किया गया है, बेसिकली फंडामेंटल ड्यूटी के बारे में बातचीत करी गई है। फंडामेंटल ड्यूटी FD, फंडामेंटल ड्यूटी मूल कर्तव्य के बारे में बताया गया, भाग 4A, ठीक। अगर हम अनुच्छेद की बातचीत करें तो अनुच्छेद 51A में, अनुच्छेद 51A में क्या किया गया, आर्टिकल 51A में बेसिकली हमारे यहां पर 11 फंडामेंटल ड्यूटी वर्तमान समय में है। मूल कर्तव्य के बारे में बातचीत करें तो आपने अभी देखा, मैंने कहा कि 42वें संविधान संशोधन 1976 में सरदार स्वर्ण सिंह समिति, बहुत इंपॉर्टेंट, मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्ट है, सारे इंपॉर्टेंट फैक्ट है, सरदार स्वर्ण सिंह समिति की सलाह के आधार पर जोड़े गए। और उस समय प्राइम मिनिस्टर कौन था, तो उस समय इंदिरा गांधी जी प्राइम मिनिस्टर थी। उस समय प्राइम मिनिस्टर कौन था, तो हम कहेंगे भैया जब भारत में मूल कर्तव्यों को जोड़ा गया तो उस समय प्रधानमंत्री हमारी इंदिरा गांधी जी थी। और ध्यान समझिएगा, और उस समय देश में चल रहा था नेशनल इमरजेंसी, राष्ट्रीय आपातकाल चल रहा था। राष्ट्रीय आपातकाल अगर आप ध्यान से देखो, 25 जून ब्लैक डे भारत में सेलिब्रेट किया जाने लगा, काला दिवस। अब यही पर ध्यान समझना, 25 जून 1975 को नेशनल इमरजेंसी अनाउंस करी गई और 1977 तक चली, मतलब टोटल 21 महीनों के लिए नेशनल इमरजेंसी क्या की गई थी, लगाई गई थी। 21 मंथ के लिए नेशनल इमरजेंसी इंपोज करी गई। और इसी ड्यूरेशन में भारत में क्या हुआ, ये स्वर्ण सिंह समिति की सलाह के आधार पर फंडामेंटल ड्यूटी को क्या किया गया, एडप्ट करा गया। तो आज के समय में कितने हैं, तो हम बातचीत करेंगे, आज के समय में 11 फंडामेंटल ड्यूटी। तो इस समिति ने क्या करा, सलाह दी। सरदार स्वर्ण सिंह समिति में टोटल कितने मेंबर थे, सरदार स्वर्ण सिंह समिति में टोटल 12 सदस्य थे। टोटल कितने मेंबर थे, 12 सदस्य थे। इन्होंने जो सिफारिश करी थी वो कितने मूल कर्तव्यों की करी थी, इन्होंने 8 मूल कर्तव्यों की सिफारिश करी थी कि भारत में 8 मूल कर्तव्यों को क्या किया जाए, लागू किया जाए। 8 मूल कर्तव्यों की सिफारिश करी थी। लेकिन जोड़े कितने गए, तो सलाह के आधार पर जोड़े गए मूल कर्तव्यों की संख्या थी 10। कितने जोड़े गए, 10 फंडामेंटल ड्यूटी को जोड़ा गया। लेकिन वर्तमान में अगर हम फंडामेंटल ड्यूटी की बातचीत करें कितनी संख्या है, तो वर्तमान समय में आप देखोगे हमारे देश में 11 फंडामेंटल ड्यूटी है, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में 11 फंडामेंटल ड्यूटी, क्योंकि ये बाद में जोड़े गए हैं, मूल कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं थे। तो इसके लिए एक अधिनियम पारित करा गया, एक अधिनियम पारित करा गया। जब अधिनियम पारित करा जाता है तो बेसिकली हम क्या करते हैं, एक बेसिकली क्या कहते हैं, सांविधिक निकाय का दर्जा देते हैं। तो फंडामेंटल ड्यूटी जो है एक प्रकार से क्या है, सांविधिक है। नेचर में क्या है, नेचर में अगर हम आपसे बातचीत करें तो स्टैच्यूरी नेचर में, वैधानिक, ठीक है। और आपको मैंने अभी बताया कि 11th फंडामेंटल जो राइट है, फंडामेंटल ड्यूटी 11वां मूल जो कर्तव्य है उसको 86वें संविधान संशोधन अधिनियम 2002 के द्वारा जोड़ा गया। और इसमें क्या कहा गया कि अभिभावकों का यह कर्तव्य होगा कि वह अपने 6 से 14 वर्ष के बच्चों को शिक्षा का क्या करेगा, अधिकार की व्यवस्था, शिक्षा की व्यवस्था करेगा। अभिभावकों को यह कर्तव्य होगा कि वह अपने बच्चों को क्या करेगा, शिक्षा प्रदान करेगा, ठीक। और मैंने अभी बताया, स्टार्टिंग ही क्लास में किया कि इनको सोवियत संघ से भारत ने लिए हैं। और सोवियत संघ ने कहां से लिए, सोवियत संघ ने इनको लिया है जापान से।
और ये बेसिकली कहा गया है कि फंडामेंटल ड्यूटी जो होते हैं वो नागरिकों के नैतिक दायित्व होते हैं। क्या होते हैं? नागरिकों के, इनको नैतिक दायित्व माना जाता है। फंडामेंटल ड्यूटी आप कहेंगे बेसिकली मोरल लाइबिलिटीज ऑन सिटीजन्स, मोरल लाइबिलिटीज है, नैतिक दायित्व है। किसके ऊपर? भारतीय नागरिकों पर। अब हम बातचीत करते हैं, थोड़ी सी बातचीत। मौलिक कर्तव्य नेचर में कैसे? वैधानिक है और इन्हें न्यायालय द्वारा नॉट इनफोर्सेबल इन नेचर, मतलब इनका नेचर क्या है? इनको लागू नहीं किया जा सकता है कि सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट के आदेश से इनको लागू किया जाए। अब हम बातचीत करते हैं अपने फंडामेंटल ड्यूटी के बारे में। अनुच्छेद 51 क्लॉज ए, 51A क्लॉज ए। तो टोटल कितने मैंने कहे? टोटल मैंने 11 फंडामेंटल ड्यूटी कहे। क्या है? कह रहे हैं कि सबसे पहला जो मूल कर्तव्य है वो ये कह रहा है कि भैया संविधान का पालन करो, क्योंकि भारत में सबसे ऊपर जो क्या है वो क्या है? संविधान है। तो संविधान में जो भी चीजें कही गई हैं कि भाई संविधान का पालन करो, और उसके आदर्शों, जो भी उसके आदर्श हैं, जो भी उसकी संस्थाएं हैं, राष्ट्रीय ध्वज है और राष्ट्रगान। ध्यान समझना, संविधान का पालन करना हमसे क्या कहा गया है कि भैया संविधान का पालन करो, फिर उसके जो भी आदर्श हैं, उसकी जो भी इंस्टीट्यूशंस हैं, उसका जो भी ध्वज है, फ्लैग है और एंथम है, उसको क्या करना है? उसका सम्मान देना। अब यहां पर राष्ट्रगीत के बारे में कोई बातचीत नहीं करेगी। तो बेसिकली हमको क्या करना है? संविधान का पालन करना है, उसके आदर्शों और संस्थाओं, राष्ट्रीय ध्वज और राष्ट्रगान का क्या करना है? सम्मान करना। अब इसको याद क्या करेंगे? तो ए फॉर एंथम होता है, और पहला ही हमारा क्या है? हमारा फंडामेंटल ड्यूटी क्या करता है? हमारे नेशनल एंथम के सम्मान की बातचीत करता है, राष्ट्रगान के सम्मान की बात करता है। ए फॉर एंथम, ठीक। आर्टिकल 51A क्लॉज बी, यानी कि दूसरा मूल कर्तव्य क्या है? दूसरा मूल कर्तव्य यह कहता है उन महान आदर्शों को संजो, अपने हृदय में जीवित रखो, अपने हृदय में बनाए रखो और उनका पालन करो, जिन्होंने हमें भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में प्रेरित किया। अब भारतीय स्वतंत्रता संग्राम का जब आप नाम लेते हो तो इसमें सबसे बड़ा नाम आता है महात्मा गांधी जी का। महात्मा गांधी जी का नाम आता है, और महात्मा गांधी को सब लोग प्यार से क्या कहते हो? बापू जी, नेशनल फादर, बापू जी। तो बी फॉर बापू और बी फॉर हम कहेंगे भैया, सिंपल सी भाषा में बातचीत करेंगे कि दूसरा जो हमारा क्या है, हमारा दूसरा जो फंडामेंटल ड्यूटी है वो क्या कह रहा है? बी कह रहा है कि बापू जी का सम्मान करो। मतलब हम कहेंगे जो भी हमारा इंडियन नेशनल मूवमेंट था, उनमें जो भी हमारे क्या है आदर्श थे, उनको संजो के रखना है, उनका पालन करना है, और भारतीय स्वतंत्रता संग्राम को प्रेरित करने वाले आदर्शों का क्या करना है? पालन करना है। ठीक है। सी की बातचीत करें। सी मतलब तीसरा फंडामेंटल ड्यूटी क्या है? तीसरा मूल कर्तव्य क्या है? तो ये कहता है कि भारत की संप्रभुता, सोवरेनिटी, एकता, यूनिटी, और अगर हम बातचीत करें इंटीग्रिटी, अखंडता को बनाए रखना और उसकी रक्षा करना। भारत की संप्रभुता, एकता और अखंडता को बनाए रखना। और ये कहां कहा गया? ये हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में कहा गया। तो सी फॉर कॉन्स्टिट्यूशन, और कॉन्स्टिट्यूशन में क्या कहा गया? भारत की एकता, अखंडता और संप्रभुता को बना के रखो। तीसरा कहा गया है भारत की एकता, भारत की संप्रभुता, एकता और अखंडता को क्या करना है? बचा के रखना है। तो तीन हमारे यहां पर बेसिकली क्या किए गए हैं? इनको बना के रखना है, संप्रभुता भारत की बनी रहे, एकता बनी रहे और अखंडता बनी रहे, और उसकी रक्षा भी हमको करनी। इसके साथ अगर हम अगली बातचीत करें, डी मतलब चौथा फंडामेंटल ड्यूटी क्या है? चौथा मूल कर्तव्य क्या है? तो कहते हैं भैया देश की रक्षा करो, डिफेंस करना है, डिफेंड करना है देश की। और डी फॉर डिफेंड, और डी फॉर चौथा फंडामेंटल राइट। किसका डिफेंड करना? देश का रक्षा करना है, और जरूरत पड़ने पर, कहे जाने पर राष्ट्र के लिए सेवाएं प्रदान करना है। देश की रक्षा करना है। देश की रक्षा करने के साथ साथ अगर जब कहा जाए जरूरत पड़े तो अपने आप को तैयार रखें कि हमको राष्ट्र की सेवा करनी ही है। ठीक है, आगे चलते हैं। और अगला फंडामेंटल ड्यूटी आर्टिकल 51A क्लॉज ई, मतलब पांचवा, ई फॉर पांच, अल्फाबेट के क्रम में पांचवा आता है। और पांचवा क्या कहता है? पांचवा जो कहता है ई फॉर इक्वालिटी की बात करता है। इक्वालिटी कैसे? तो कह रहे हैं कि भैया आपने पढ़ा है, फंडामेंटल राइट भी पढ़े, इक्वालिटी की बातचीत कर रहे हैं, धार्मिक एकता हो, भाषाई एकता हो, ठीक है, क्षेत्रीय एकता हो, और इसमें क्या करना है? भाईचारे को बढ़ाना है, मतलब भेदभाव को क्या करना है? हटाना है, समानता की भावना हो, और हमें ऐसी प्रथाओं का त्याग करना है, और हमें ऐसी प्रथाओं का त्याग करना है जो महिलाओं के सम्मान के अगेंस्ट हो। एग्जाम्पल, सती प्रथा। अब हमारे यहां आप सबको पता है
विलियम बेंटिक की सहायता से अगर हम आपसे बातचीत करें, डॉक्टर राजा राम मोहन राय जी ने क्या किया, सती प्रथा को एबॉलिश किया। इससे पहले क्या होता था, हस्बैंड की मृत्यु पर वाइफ को चिता पर जिंदा जला दिया जाता था। बहु विवाह, पर्दा प्रथा, बाल विवाह, है ना, ये सारी कुप्रथाएं थी। तो इनके बारे में कहा गया है कि महिलाओं के सम्मान के विरुद्ध जितनी भी प्रथाएं, सब छोड़ दो, सबका त्याग करना, बिल्कुल त्याग कर दो। ये कर्तव्य है कि महिलाओं के सम्मान के विरुद्ध और अपमानजनक जो भी बातें हैं उनको त्याग करना है। तो भारत के लोगों के बीच में क्या करना है, धार्मिक एकता हमें स्थापित करनी, भाषाई क्षेत्रीय जो भी विविधता है उससे परे, उसको हटाकर क्या करना है, हमको भाईचारे की भावना का विकास करना। भाईचारे से क्या होगा, समानता आएगी। और ई फॉर इक्वालिटी, इक्वालिटी का मतलब समानता या समता होता है। तो आर्टिकल 51E क्या कहता है, कहता है महिलाओं के सम्मान के विरुद्ध जो भी प्रथाएं हैं उनको छोड़ दो, उनको त्याग कर दो। अगली बातचीत करते हैं आर्टिकल 51A क्लॉज F, मतलब छठा, F फॉर छठा, अल्फाबेट के क्रम में छठा है। F फॉर क्या होता है, F फॉर फोर्स होता है, किला। तो कहते हैं हमारी मिलीजुली संस्कृति, हमारी मिलीजुली संस्कृति की क्या करना है, हमारी मिलीजुली संस्कृति की समृद्ध विरासत के महत्व देना। जो हमारी संस्कृति है, जो हमारी विरासत है, उसको महत्व देना और उनको क्या करना, संरक्षण देना। किलों का, संस्कृति का, उनका संरक्षण करना है और उनको क्या करना है, उनको हमको महत्व देना है। दो बातें करी गई। तो हम कहेंगे F फॉर फोर्स, फोर्स का मतलब हम रिलेट करेंगे कल्चर से, तो हम कहेंगे भैया क्या करना, हमारी मिलीजुली संस्कृति की समृद्ध विरासत को महत्व देना और उनका संरक्षण करना। तो आपको पता है किलो वगैरह का संरक्षण किया जाता है। जैसे आप सब लोग देखते हो यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थल में शामिल करा गया मराठाओं के जो किले थे, है ना। अभी आप लोगों ने ये भी पढ़ा होगा कि फोर्ट विलियम जो कॉलेज था उसको क्या, फोर्ट विलियम जो था बंगाल में, कलकत्ता में, उसको नाम चेंज कर दिया गया। ये सब क्या हो रहा है, इनके महत्व को क्या करना, उनको संरक्षण देना, उनके विरासत को क्या करना, समझना। आगे आगे है आर्टिकल 51A क्लॉज G, मतलब G का मतलब क्या हो गया, ABCDE, 5 FG, मतलब 5 2 7वां, मतलब 7वां हमारा फंडामेंटल ड्यूटी क्या है, कह रहे हैं कि भैया 7, ध्यान से समझना। जी का मतलब क्या होता है, ग्रीन। ग्रीन का मतलब एनवायरमेंट, पर्यावरण से रिलेट करोगे। जी का मतलब होता है ग्रीन, और ग्रीन को किससे रिलेट करोगे, ग्रीन, एनवायरमेंट। अब एनवायरमेंट के संबंध में क्या कहेंगे भैया, हम कहेंगे एनवायरमेंट के संबंध में जो भी चीजें होंगी, जंगल यानी कि वन, झील, नदियां, वन्य जीव, वाइल्ड लाइफ, ठीक, रिवर्स, लेक्स एंड फॉरेस्ट सहित पर्यावरण का महत्व देना। आप सबको पता है बहुत लगातार बारिश हो रही, फ्लड की सिचुएशन देश के विभिन्न हिस्सों में बनी हुई, जहां पर कभी भी बाढ़ नहीं आती थी वहां बाढ़ आ रही। क्यों, क्योंकि हमने एनवायरमेंट गड़बड़ा दिया है, हमने अपने यहाँ की जो ग्रीनरी थी उसको खत्म कर दिया। तो हमारा यह कर्तव्य है कि क्या करना है, हमारा यह कर्तव्य है कि हम वनों, झीलों, नदियों, वन्य जीव सहित पर्यावरण को महत्व दें और उसकी क्या करना, और उसका हमको क्या करना है, रक्षा करना है, सुधार करना है और जीवित प्राणियों के प्रति सद्भाव रखना है। जो भी प्राणी अब विलुप्त हो रहे हैं केवल हमारे एक्सप्लॉइटेशन के कारण, हमारी उपभोक्तावादी संस्कृति, हम लगातार क्या कर रहे हैं, हम कंज्यूमरिज्म कल्चर की ओर बढ़ते चले जा रहे हैं। अब जब हम कंज्यूमरिज्म कल्चर की ओर बढ़ेंगे तो आपको पता है कि भैया संसाधनों का दोहन ज्यादा होगा, और जब संसाधनों का दोहन ज्यादा होगा तो एनवायरमेंट का लॉस होगा ही। और एनवायरमेंट जब नेचर अपने आप को बैलेंस करने पर आएगी तो आपको पता है उसमें निर्दोष, अपराधी, हर प्रकार के जीव जंतु, मानव, मनुष्य, पुरुष, महिलाएं, सब बच्चे, सबके सामने काल का खतरा रहता है। तो हमको ये करना है, हमको ग्रीनरी की, हमारे एनवायरमेंट को क्या करना, प्रोटेक्ट करना है। ठीक है, आगे आगे है अगला जो है, हम क्या कह रहे हैं, आर्टिकल 51A क्लॉज H। H क्या कह रहा है, H क्या कह रहा है, H का मतलब सोचो, ABCDEFGH। H का मतलब 5 3 8, आठवां फंडामेंटल ड्यूटी क्या कह रहा है, कह रहा भैया भैया हमको क्या करना, मानवतावादी सोच, वैज्ञानिक सोच को क्या करना, महत्व देना है और इसको प्रमोट करना है। मतलब ऐसी भावना का विकास करना है जो साइंटिफिक हो, मानवतावादी हो। तो अब सिंपल सी बात समझो, हम मानवतावादी की बात कर रहे हैं, एच फॉर ह्यूमनिज्म, एच फॉर मानवतावादी। और जब ह्यूमनिज्म की बात करेंगे तो इसमें मानवतावादी। अब पुरातन व्यवस्था आपको सबको पता है कि भाई भारत क्या है, वर्ण में विभाजित थी, है ना, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र।
भेदभाव, ये सब सारी चीजें चलती थी। अब सबको काटोगे, किसी का भी थोड़ा सा हाथ काट के देखोगे, ब्लड सबका सेम होगा। तो हमको जाति के आधार पर, धर्म के आधार पर, भाषा के आधार पर भेदभाव नहीं करना है। तो हमको क्या करना है, वैज्ञानिक सोच को बढ़ावा देना है, मानवतावादी और जांच और सुधार की भावना का विकास करना। एच फॉर ह्यूमनिज्म, और इसी से ह्यूमनिज्म कैसे आएगा, जब हम क्या करेंगे, साइंस को अडॉप्ट करेंगे। अगला अगला आर्टिकल 51A क्लॉज आई। आई का मतलब क्या है, अब देखो हम कहां तक आ गए। आई का मतलब है अल्फाबेटिकल क्रम में 9 नंबर पर आता है। तो कह रहे भैया हमको क्या करना है, हमको भैया वायलेंस नहीं करना, वायलेंस नहीं करना, नो। ये 9वें नंबर पर है, और 9वें नंबर पर जब है हम कह रहे हैं नो वायलेंस। नो वायलेंस मतलब हिंसा नहीं करनी है, और हिंसा नहीं करनी है का मतलब क्या है, हिंसा नहीं करनी है इसका मतलब यह है, इसका मतलब अहिंसा की बात करी गई है। और अहिंसा की जब भी बात होगी तो हम कहेंगे भैया सार्वजनिक संपत्ति, सड़क है, रेल है, बस है, अस्पताल है, विद्यालय है, इनको प्रोटेक्ट करो, और प्रोटेक्ट करने के साथ साथ हिंसा से दूर रहो। अभी आपने देखा नेपाल में क्या हुआ, करप्शन बढ़ गया था। वहां की जनरेशन ने क्या किया, न्यू जनरेशन ने, भाई उनको लगा कि टैक्स पेयर, टैक्स हम पे करते हैं, और हमारे हमारे टैक्स से क्या करिए, वहां के जो मिनिस्टर हैं उनके बच्चे हैं वो वीआईपी लाइफ जीवन यापन करें, और इसी के विरुद्ध एक आंदोलन छेड़ा गया। और देखिए सबके सब भ्रष्टाचारी जो नेता थे वहां के भाग खड़े हुए। तो भारत में भी ये पॉसिबल है, बिल्कुल पॉसिबल। लेकिन आप सभी लोगों को क्या करना है, आप सभी लोगों को जब ये सब करना है तो शांतिप्रिय आंदोलन की बात करी गई कि भैया हमको शांति, ध्यान से समझो आर्टिकल, आप फंडामेंटल राइट में पढ़े हो, आपको शस्त्र रहित सम्मेलन की बात करी गई। अन्ना हजारे का याद करो अगर याद कर पाओ। अन्ना हजारे ने क्या किया, गांधी जी में, सॉरी अन्ना जी ने क्या किया, दिल्ली में अनशन कर दिया, और सत्ता परिवर्तन हो गया, कांग्रेस की जगह एनडीए आ गई। तो एनडीए में क्या करप्शन नहीं, हर सरकार में करप्शन होता है, हर सरकार में करप्शन। आप उसको क्या कर सकते हो, उसके अगेंस्ट में आप भी अनशन कर सकते हो, लेकिन शस्त्र नहीं उठाने हैं। और शस्त्र नहीं उठाने का मतलब हिंसा से दूर रहना। गांधी जी का हथियार है अहिंसा, तो हिंसा से दूर रहना, अहिंसा की बात करी गई है। आई 9वें नंबर पर आता है, और 9 का मतलब नो वायलेंस, आप इससे रिलेट करके देख सकते हो। तो सार्वजनिक संपत्ति की क्या करना, रक्षा करना है, और हिंसा से दूर रहना। और अगला आर्टिकल 51A क्लॉज जे, व्यक्तिगत और सामूहिक गतिविधि के सभी क्षेत्रों में उत्कृष्टता की बातचीत करना, उत्कृष्टता की दिशा में प्रयास करना, ताकि राष्ट्र क्या हो सके, उपलब्धि के उच्च स्तर पर पहुंच सके। राष्ट्र को हमको ऊपर ले जाना, उसके लिए हमको व्यक्तिगत और सामूहिक, कलेक्टिवली क्या करना है, हमको कलेक्टिवली एक्टिविटी पर और इंडिविजुअलिस्टिक एक्टिविटीज पर क्या करना है, हमको प्रमोट करना है, और उससे क्या होगा, हमारा देश आगे बढ़ेगा। और ये सबसे लास्ट में 86 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट 2002 के द्वारा जोड़ा गया कि अभिभावकों का यह कर्तव्य होगा कि वह 6 से 14 वर्ष के बच्चों को शिक्षा के अवसर प्रदान करें। ठीक है, तो फंडामेंटल ड्यूटी हो गया। आप लोग हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं, और टेलीग्राम चैनल का नाम क्या है, हमारा टेलीग्राम चैनल का जो नाम है वो GKGS बाई सुधांशु सर। ठीक है, सुधांशु सर, तो आप लोग इसको ज्वाइन कर सकते हैं। यहाँ पर आपको क्लासेस की लिंक, PDF ये सब आपको मिल जाती है। अगर सेशन अच्छा लगे तो लाइक, शेयर और कमेंट जरूर करें, अपने समस्त मित्रों तक सूचनाओं को जरूर दिया करें। बहुत बहुत आभार, धन्यवाद, थैंक यू सो मच, नमस्कार।